देखिए, चुनावों से ठीक पहले 4 बड़े राज्यों में बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत हो गई है और इसी मौके का फायदा अब विपक्ष उठा रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि दक्षिण में आखिर क्यों टूटी बीजेपी। दूसरा, गुजरात में बीजेपी के अंदर क्या दिक्कत आ गई है, मोदी का गढ़ है गुजरात। तीसरा, पशुपति कुशवाहा बीजेपी से क्यों नाराज हुए और क्यों एनडीए दो फाड़ हो गई बिहार में सीट शेयरिंग के बाद। और चौथा, एनडीए के अजीत के खिलाफ क्यों उतर गए हैं भाई अजीत पवार के खिलाफ। और पांचवा, विपक्ष ने क्या क्या आरोप लगाए। तो सबसे पहला है कि आखिर दक्षिण में क्यों टूट गई है बीजेपी। आपको पता होगा अगर आप थोड़ी बहुत भी पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं कि दक्षिण में तो बीजेपी की वैसे भी हालत टाइट है। दक्षिण में तो अभी भी वो स्ट्रगल ही कर रही है। जितने भी सर्वेज हैं वो यही दिखाते हैं कि भैया इंडिया गठबंधन दक्षिण में एनडीए से यानी बीजेपी से कहीं आगे है। लेकिन दक्षिण में इतनी हालत टाइट होने के बावजूद कर्नाटक के पूर्व सीएम है जो बीजेपी में है, सदानंद गौड़ा, उनका इस्तीफे पर बात चल रही है क्योंकि वो बीजेपी आला कमान से नाराज है क्योंकि बीजेपी ने उनकी जो बेंगलुरु उत्तर से टिकट है उसको काट दिया और बेंगलुरु उत्तर से टिकट कटने के बाद तब से वो नाराज हैं और अब वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा भी दे सकता हूं और कोई दूसरा भी स्टेप ले सकता हूं। तो ये जो सदानंद गौड़ा है जो कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कुमारी शोभा को उडुपी काटकर बेंगलुरु मिला। तो बीजेपी ने जब बेंगलुरु उत्तर की टिकट काटी, किसकी, सदानंद गौड़ा की, और किसको दी है बेंगलुरु उत्तर से, कुमारी शोभा को दी है। कुमारी शोभा पहले उडुपी की सांसद थी लेकिन उडुपी से उनका टिकट काटा और बेंगलुरु उत्तर यानी जो सदानंद गौड़ा की सीट थी उनसे कुमारी शोभा को टिकट दे दिया और इससे नाराज हो गए सदानंद गौड़ा। कांग्रेस के टिकट पर अब ऐसी चर्चाएं उठ रही है कि भाई साहब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने उनको स्पेशल इनवाइट भेजा है और इसी मौके का कांग्रेस यानी विपक्ष फायदा उठाता है कि जब अंदर फूट होती है तब तक कांग्रेस अपना ऑफर लेके पहुंच जाती है। और अब आगे देखिए कि पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा भी बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि उनके बेटे कांतेश को हावेरी से टिकट नहीं मिला गया। इन्होंने, ईश्वरप्पा ने कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि भैया आपके बेटे कांतेश को हावेरी से हम टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की और नहीं हुए। शिवमोगा में मोदी की रैली में शामिल वो इतने नाराज हो गए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे अभी 2 दिन पहले शिवमोगा में, तो वो उनकी रैली में शामिल नहीं हुए। हावेरी से बीजेपी ने बसवराज बोमई को उतारा है, मैं आपको बता दूं। और जो ईश्वरप्पा ने टिकट मांगी थी अपने बेटे के लिए तो उनको नहीं देके बसवराज बोमई को दे दिया जो कि कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। शिवमोगा सीट से निर्दलीय लड़ने का फैसला ले लिया है ईश्वरप्पा ने कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो भाई साहब शिवमोगा सीट से मैं अकेला लड़ूंगा। और शिवमोगा सीट से मैं आपको ये भी बता दूं, पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को बीजेपी ने टिकट दिया है और अब शिवमोगा सीट से जो निर्दलीय लड़ने का फैसला ईश्वरप्पा ले चुके हैं, बगावत कर चुके हैं बीजेपी से, तो अब ये देखने को मिलेगा कि एक तरफ होंगे येदियुरप्पा के बेटे और एक तरफ होंगे ईश्वरप्पा। जेडीएस को चाहिए 3 से 4 सीटें। तो ये तो मैंने आपको 2 केस बता दिए कि कैसे दक्षिण में टूट गई है बीजेपी और स्पेशली मैंने आपको कर्नाटक का केस बताया कि एक तो पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा के इस्तीफे की बात चल रही है। दूसरा, ये जो है ईश्वरप्पा, इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि भाई साहब आपने मुझे टिकट नहीं दिया तो अब मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। अब तीसरा देख लीजिए, कर्नाटक में आपको पता होगा बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है, तो जेडीएस तो चाहती है 3 से 4 सीटें, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी उनको सिर्फ 2 सीटें देगी। कर्नाटक में पूरी 28 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी कह रही है कि हम 2 दें और जेडीएस चाहती है उनको 3 से 4 मिले। तो इधर सीट शेयरिंग पर भी बात अटकी पड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दक्षिण प्लान पे इतना काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वहां पर बीजेपी स्ट्रगल कर रही है। तो मैं आपको बता दूं इसी साल मतलब जनवरी से लेकर अब तक कम से कम 20 बार दक्षिण के दौरे पर जा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आप याद कीजिए जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था उससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी वहीं थे। अभी जब तारीखों के ऐलान के पहले और चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी साउथ का ही दौरा कर रहे थे। और कौन कौन से मेन राज्य है जो कि प्रधानमंत्री मोदी टारगेट पे लेके चल रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और इनका यहाँ पर लक्ष्य है कि दक्षिण में इस बार कम से कम 50 से 60 सीटें आए क्योंकि अगर यहाँ पर इतनी सीटें नहीं आती हैं तो जो बीजेपी सपना देख रही है कि बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, तो वो इधर नहीं हो पाएगा जब तक दक्षिण आपके साथ नहीं है, जब तक बीजेपी दक्षिण में कुछ सीटें नहीं हासिल कर पाती है। तो ये जो 400 पार का सपना है वो तो प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा ध्यान प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण में है। लेकिन अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी, बगावत होती रहेगी, तो ये बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरा बात कर लेते हैं गुजरात में। तो गुजरात में बीजेपी के अंदर आखिर क्या दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूं, आज सुबह ये खबर आई कि बीजेपी एमएलए केतन इनामदार ने इस्तीफा दे दिया। एक मेल टाइप किया स्पीकर को और अपना इस्तीफा दे दिया। और एक और बात जान लीजिए,
ये तो है सावली के एमएलए और इन्होंने पहले भी 2020 में भी ऐसे ही इस्तीफा टाइप किया था, हालांकि बाद में मान गए थे। और इनको दिक्कत क्या थी? इनको दिक्कत ये थी कि ये जो माही नदी प्रोजेक्ट है उसका काम आगे बढ़ा नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं आलाकमान से कहता रहा कि आचार संहिता लग जाएगी, आप इसके जो ये विकास कार्य है माही नदी प्रोजेक्ट उसको आप आगे बढ़ाइए, लेकिन आलाकमान ने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए मैं नाराज हो गया। एक तो उन्होंने ये बोला कि उनको इस प्रोजेक्ट की चिंता थी, फिर वो ये भी कह रहे थे कि उनके अंतरात्मा से आवाज आई कि अब बीजेपी पुराने नेताओं की इज्जत नहीं करती है, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये जो वडोदरा से रंजनबेन भट्ट को तीसरी बार टिकट दिया गया है, तो पार्टी के अंदर बहुत विरोध चल रहा है। यहां तक कि पूर्व मेयर डॉक्टर ज्योतिबेन पांड्या को 6 साल तक सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का विरोध किया कि आपने रंजनबेन भट्ट को तीसरी बार टिकट कैसे दे दिया वडोदरा से। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इनको तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन एक 6 बार के विधायक रह चुके हैं मधु श्रीवास्तव, उन्होंने भी इसी बात का विरोध किया कि वडोदरा से रंजनबेन भट्ट को आपको टिकट नहीं देना चाहिए था। और अब ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बीजेपी अपने इस फैसले पर वापस गौर करे और वडोदरा से शायद किसी और को उतार दे। प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर मान भी गए केतन। तो सुबह ये खबर आती है कि केतन इनामदार ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर जब गांधीनगर में उनसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात होती है तो उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आलाकमान ने मेरी बात सुन ली है और मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं, आपके जितने भी इश्यूज हैं, हम सब कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जब लोकसभा चुनाव होने हैं, हम सबको प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहना है, तो आप इस वक्त इस्तीफा नहीं दीजिए। तो वो फिर मान भी गए। अब तीसरा आ जाइए, पशुपति कुशवाहा बीजेपी से नाराज क्यों हैं? तो देखिए, अभी मैंने कल ही आपको एक खबर बताई थी कि बिहार में फाइनली एनडीए की सीट शेयरिंग हो गई है और इधर चिराग के चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली, जिससे वो बहुत नाराज हुए। आज उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कुशवाहा एक से नाराज विधान परिषद की सीट। तो मैं आपको एक बता दूं कि पशुपति पारस को तो कोई भी सीट नहीं मिली, तो उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा को जब बीजेपी ने, जब एनडीए ने एक सीट दे दी, तो अब वो एक सीट से भी नाराज है। वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो 2 सीटें चाहिए थी। तो अब जो है, लेकिन इसके बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि कुशवाहा को भी मना लिया गया है, कि उनको बोला है कि भाई साहब, हम आपको विधान परिषद की भी एक सीट दे देंगे और एक लोकसभा सीट तो आपको दे ही दी है, तो आप नाराज मत हो और इधर उधर जाने का मत सोचो। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कुशवाहा चाहते थे कि काराकाट सीट तो उनको मिली गई है, लेकिन वो सुपौल या सीतामढ़ी में से एक सीट चाहते थे। अभी तक इस पर कुशवाहा का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि कुशवाहा की नाराजगी दूर कर दी गई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो पशुपति और कुशवाहा है, इन पर नजर डाली लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने, यानी आरजेडी ने, तेजस्वी ने। इन सब का ये प्लान था कि पशुपति और कुशवाहा को हम अपने इंडिया गठबंधन में ले ले, यानी कि हम अपने साथ मिला ले। तो ये भी खबरें आई कि लालू और पशुपति की मुलाकात हो रही है। कुशवाहा मांझी को भी ऑफर दिया गया है आरजेडी की तरफ से। तो अब जहां जहां ये लोग नाराज हो रहे हैं बीजेपी से, वहां पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब, इनको बीजेपी से यानी एनडीए से तोड़ा जाए। अब चौथा देखिए, एनडीए के अजीत के खिलाफ क्यों उतरे भाई? तो अजीत पवार, जिन्होंने अपने चाचा शरद पवार को तोड़कर वो बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, अपनी एनसीपी पार्टी 2 भागों में बांट दी। तो अजीत के जो बड़े भाई हैं श्रीनिवास, उन्होंने अजीत पवार पे हमला किया है कि आप शरद पवार को ऐसी स्थिति में कैसे छोड़ सकते हैं। शरद पवार इतने सम्मानीय नेता भी रहे हैं और आपके लिए आपके पिता समान रहे हैं, तो आपको एक बार भी उनको छोड़ते वक्त शर्म नहीं आई? ये बात कही है श्रीनिवास ने। और मैं आपको बात बता दूं कि अजीत पवार और श्रीनिवास के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन श्रीनिवास ने बोला है कि अजीत पवार ने तो गलत किया है शरद पवार को छोड़ के, और उनको नालायक मानुस भी कह दिया। ये भी बता दिया कि वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, और जितना भरोसा शरद पवार ने अजीत पवार पे किया, उन सब पे अजीत पवार ने लात मार दी। और मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि अभी एनडीए में अजीत और शिंदे गुट की लड़ाई चल रही है, और मेनली बात बारामती सीट पे आके अटकी हुई है, क्योंकि बारामती से इस वक्त सांसद हैं सुप्रिया सुले। अब अजीत पवार चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए बारामती की, ताकि वो अपनी बीवी सुनित्रा को वहां से टिकट दिला दे। ये बारामती की जो सीट है, उस पर अजीत पवार की आंखें टिकी हुई है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो श्रीनिवास के बेटे हैं और अजीत के भतीजे हैं, वो पहले ही विरोध कर चुके हैं अजीत पवार के डिसीजन का, कि उन्होंने शरद पवार को छोड़कर बहुत बड़ी भूल की और उन्होंने बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। शरद पवार के पोते जो रोहित हैं, उन्होंने भी अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मतलब आप देख रहे हैं कि अगर पार्टी में कोई आपके खिलाफ बोले तो आप एक बार के लिए ठीक है, कोई बाहरी लोग हैं, पर जब घर में ही ऐसी चीजें होती हैं, और आप देख सकते हैं कि कैसे जितने भी रिलेटिव्स हैं अजीत पवार के, वो सब उनके खिलाफ हो गए हैं और जाके सुप्रिया सुले के साथ और शरद पवार का समर्थन कर रहे हैं। इन सब बयानों से तो आखिर यही साबित हो रहा है। और एक और चीज देख लीजिए, जब मैं सीट शेयरिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। शिंदे फडणवीस और अजीत पवार के बीच में पेच फंसा हुआ है। तो जो शिंदे गुट के विजय हैं,
उन्होंने अजीत पवार की टेंशन बढ़ा दी है। वो ऐसे क्योंकि विजय की पूरी नजर बारामती सीट पर है। वो ये कह रहे हैं कि अजीत को, देखिए सोर्सेस तो यही बता रहे हैं कि अगर ये जो एनडीए गठबंधन में है, अजीत पवार को 4 सीटें मिल सकती हैं और बारामती पे अभी सस्पेंस है। लेकिन अभी सोर्सेस ये कह रहे हैं कि विजय चाहते हैं कि उनको बारामती सीट से टिकट दी जाए। शिंदे गुट के हैं विजय, और वो ये कह रहे हैं कि बारामती पे क्योंकि हमेशा से पवार फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो रही है, तो इस बार क्यों ना उसको तोड़ा जाए, क्यों ना ये जो टिकट है बारामती की अजीत पवार को ना देके मुझे दी जाए, विजय को। तो ये सारा चीजें चल रहा है और उनकी बारामती सीट पे अभी अजीत पवार की पूरा सस्पेंस कायम है। और अभी सीट शेयरिंग में क्या होता है, ये आपस में एनडीए के जितने भी अलग अलग दल हैं वो क्या करते हैं। और एक और आज खबर आई कि राज ठाकरे भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए ऑलरेडी सीट शेयरिंग में बंटवारा अभी हो नहीं पा रहा है, फिर अगर ये दक्षिण मुंबई और ये नासिक सीट के लिए अगर बीजेपी राज ठाकरे को ले आती है तो ये घमासान और तेज हो जाएगा, क्योंकि अभी ही सीट नहीं बंट पा रही हैं। तो अगर 2 सीटें और राज ठाकरे को आप दे देते हो तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो बीजेपी महाराष्ट्र में अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है। और 5वां आप देख लीजिए कि आखिर जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण दौरे पर क्या क्या सवाल उठाए हैं। तो जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के हैं वो एक ट्वीट करते हैं, इस पर मैंने आपको कुछ चीजें हाईलाइट कर दी हैं। उन्होंने ये पूरा ट्वीट इंग्लिश में किया है। तो देखिए सबसे पहले वो सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु गए, तो जब साइक्लोन मिशोंग क्राइसिस वहां पे चल रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं पहुंचे, दिसंबर 2023 की बात है, और अब सिर्फ चुनावी झोल में सबको एक साथ करने के लिए क्यों आ रहे हैं। और फिर जयराम रमेश ये सवाल उठाते हैं कि तमिलनाडु के सीएम बार बार कहते रहे कि भैया जो करोड़ों रुपए केंद्र ने अटका रखे हैं, मोदी सरकार ने अटका रखे हैं, इन साइक्लोन में जो भी इस क्राइसिस में जो भी विक्टिम्स हैं हमें उनकी मदद करनी है, तो ये जितने भी करोड़ों रुपए केंद्र ने अटका रखे हैं आप हमें वापस दो। लेकिन ऐसा केंद्र सरकार नहीं करती है। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ये सालेम में जा रहे हैं तो यहाँ पर उनको पता होगा कि टेक्सटाइल फैक्ट्रीज कितना ज्यादा उन्होंने दिक्कतें सही हैं, कब डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी, फिर कोविड लॉकडाउन आ गया, तो इसमें जो ये टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी उनको बहुत घाटा हुआ। तो इनको रेस्क्यू करने के लिए, इन सबका फायदा करने के लिए आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। फिर तीसरा वो कहते हैं कि केरल भी चले गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने केरल को एक बार सोमालिया से कंपेयर किया था, और अब क्योंकि केरल में कांग्रेस का राज्य है तो अभी उसकी स्थिति सारे राज्यों से बहुत बेहतर है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने उस बयान के लिए कि केरल और सोमालिया में कोई डिफरेंस नहीं है, क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे। चौथा वो कहते हैं कि केरल में जब इतना सारा इकोसिस्टम पे असॉल्ट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के जो कॉर्पोरेट मित्र हैं वहां पर उन्होंने जमीनें ले लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया है, यानी एनवायरनमेंट को उन्होंने चोटिल किया है। तो इन सब में क्या प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहेंगे। तो ये सारे विपक्ष के आरोप हैं। तो देखिए चुनावों से पहले जो मैंने आपको 4 बड़े राज्यों की स्थिति बताई है, अब उसमें आगे क्या अपडेट होती है। क्या बीजेपी इन सारी चीजों से, जो ये टिकट कटने के बाद ये सारे नेता नाराज हो गए हैं, उनको वापस से मनाने में कामयाब होती है या नहीं, या फिर विपक्ष बीच में आके उनको अपनी तरफ ले जाता है, ये देखना होगा आगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।